नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 2021 म्यांमार, 2022 श्रीलंका, 2024 बांग्लादेश, अब 2025 नेपाल। ये वो सारे देश हैं जो भारत का बैकयार्ड थे और एक ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि सभी देशों में एक खूनी संघर्ष हो और तख्ता पलट कर दिया जाए। और किसी भी तख्ता पलट का या किसी भी ऐसे आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है। सब ऐसा लग रहा है कि एक ही तरह की प्लेबुक से ही चीजें निकली हैं। लेकिन क्या भारत में इस तरह का प्रयास नहीं हुआ? निश्चित हुआ। भारत में भी ऐसे आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया। पिछले 5 से 6 साल में तो लगभग बाढ़ आ गई है पंचवर्षीय योजना की तरह। हर साल एक नया आंदोलन, कभी SC/ST के नाम पर, कभी छात्र आंदोलन, कभी CAA, कभी आपका किसान आंदोलन, फिर राफेल का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, हर साल कुछ नया। यहां तक कि यहां के चुनावों को भी किस तरीके से इंटरफेयर करने का प्रयास किया गया, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे यह कहूंगा कि 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और उस व्यक्ति की लंबी आयु और कामयाबी के लिए प्रार्थना कीजिए जो इस तरह की अराजक भीड़ और आपके बीच में खड़ा है, जो इस तरह की अराजकता और राष्ट्रीय संप्रभुता के बीच में खड़ा है। बहुत जरूरी है। और आज बात करूंगा उन 7 लोगों की जिन्होंने नेपाल के अंदर जो कुछ भी कार्यक्रम चल रहा है वो सारा कुछ, वो 7 लोगों ने, टीम बड़ी है, बहुत लोग हैं, लेकिन जो प्रमुख 7 लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ करा है, उसके बारे में बात करूंगा। एक फोटो आई थी अभी कुछ दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन SCO की मीटिंग में खड़े हैं। दरअसल उस फोटो ने एक कैटलिस्ट का काम किया, कह सकते हैं कि उसने वो तेजी दिखाई जिसके कारण आज नेपाल जग रहा है। क्योंकि जो US है उसे पसंद नहीं आया कि किस तरीके से भारत और चाइना पास आए, तो उसे एक ऐसा कॉमन ग्राउंड चाहिए था कि जहां से एक ही झटके में दोनों को मैसेज दिया जा सके। वो है नेपाल। नेपाल का जो प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, अब तो था, भाग गया है, रिजाइन हो गया, सब कुछ हो गया है, वो चाइना का करीबी है। जो वहां का एक बहुतायत राजनीतिक वर्ग है वो भारत का करीबी है। वहां का धर्म हो, वहां का संस्कृति हो, वहां के लोग हो, भारत से अपने आप को जुड़ा मानते हैं। तो हर कोई वहां पर दखल दे रहा था, उसे एक तरीके से प्लेग्राउंड बनाकर चल रहा था। अमेरिका की उसमें एंट्री होती है और ये एंट्री आज नहीं होती, ये काफी पुराना है। US एड के माध्यम से अमेरिका जिस तरीके से एथिज्म को प्रमोट करने के लिए या क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए नेपाल के अंदर फंडिंग कर रहा था और धीरे धीरे अपने एसेट्स डेवलप कर रहा था। वो हर कंट्री के अंदर ऐसे डेवलप करता है। जहां भी उसे खतरा दिखता है, उसे लगता है कि चाइना मेरे लिए खतरा हो सकता है, तो आसपास जितने भी देश होंगे, फिलीपींस होगा, वियतनाम होगा, आपका जापान होगा, इस सारे देशों में वो धीरे धीरे अपने एसेट्स डेवलप करता है। चाइना के अंदर भी डेवलप करता है। ताइवान हो गया कि इनका इस्तेमाल हम चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसा ही वो भारत के लिए भी करता है। नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, पाकिस्तान है, हर भूटान है, हर जगह उसने अपनी चीजों को तैयार करके रखा है कि जिस दिन मौका मिलेगा, जिस दिन लगेगा भैया अब जरूरत है, उसे एक्टिवेट करूंगा। बांग्लादेश में देखा, बांग्लादेश में बेस देने से मना करा, आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ। नेपाल में बेस देने से मना किया था वहां के राजा ने, तो भारत में बैठी एक महिला के माध्यम से किस तरीके से नेपाल के अंदर राजशाही खत्म की गई। और अब भी यही हुआ नेपाल के अंदर, क्योंकि दोनों को मैसेज देना था, भारत को भी और चाइना को भी। तो अब देखिए किस तरीके से जेंजी के नाम पर यह पूरा का पूरा आंदोलन खड़ा किया गया। ये पूरा आंदोलन चल रहा है जेंजी के नाम पर कि भैया सोशल मीडिया बैन कर दिए गए, 26 ऐप बैन कर दिए गए, इसलिए पब्लिक सड़क पर उतर गई। सबसे पहली बात, वो ऐप इसलिए बैन किए गए थे कि सरकार को यह अंदेशा था कि कुछ होने वाला है। उसको प्रिएम्प्ट नहीं कर पाई, उसको समझ नहीं पाई कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। उसकी नेपाल सरकार की वो औकात नहीं है कि वेस्ट से चलाए गए इतने बड़े आंदोलन को वो कंट्रोल कर सकती है। उसने एक और गलती की, अगर आपको बैन लगाना था तो ब्लैंकेट बैन लगाना था। आपने टिकटॉक और इस तरह के वाइबर जैसे एप्स को छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैसेज गया कि देखिए अमेरिका पे तो बैन लगा है, अमेरिकी एप्स पे तो बैन लगा है, चाइना पे नहीं लगा। और वहां से वो आंदोलन खड़ा होता है। और जेंजी पहले मांग क्या थी? पहली मांग ये थी कि ऐप बैन करें इसलिए आंदोलन है। ऐप खुल गए, फिर भी आंदोलन चलता रहा। फिर कहा कि भैया प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन चाहिए, तब तक आंदोलन चलेगा। रेजिग्नेशन हो गया, तब भी आंदोलन चल रहा है।
और देखिए इस आंदोलन में जितने भी ये तत्व है ना, जितने भी ये बच्चे ही हैं, बच्चे ही कहेंगे, जो लगे हुए हैं, दरअसल इनको पता नहीं है कि इनका इस्तेमाल कौन कर रहा है, कहां से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं। और आप ये देखिए हर राजनेता को पकड़ पकड़ कर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। केपी शर्मा ओली, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, उनके घर पे हमला किया गया, प्रो चाइना। उसके अलावा झलनाथ खनाल पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको, उनके घर पे हमला हुआ, उनकी बीवी को, जो उनकी बीवी है राजलक्ष्मी चित्रकार, उनको जला के मार दिया गया। उसके अलावा शेर बहादुर देवबा, ये भारत के करीबी माने जाते हैं, इनको भी इनके घर में घुस के मारा गया। तो हर राजनेता को वहां पीटा जा रहा है, क्योंकि वहां राजनेता या तो प्रो चाइना है या प्रो भारत है। तो हर तरह की वो लीडरशिप जो भारत या चाइना की बात करे, उसको खत्म कर देना, उसको ग्राउंड से हटा देना है, ये प्रयास है। ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से स्टैंडर्ड प्लेबुक जो है कहां से निकला है ये। क्योंकि मान लीजिए आप केपी शर्मा ओली चले जाएंगे तो नेपाली कांग्रेस से कोई आ जाएगा, नेपाली कांग्रेस से चला जाएगा तो स्वतंत्रता पार्टी से कोई आ जाएगा, तो या तो वो प्रो भारत होगा या प्रो चाइना होगा, तो आप सारे ही राजनेता को हटा दिया जाए। ये प्रयास है, साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हर एक नेता के घर पर हमला किया जा रहा है, ये कहकर कि भैया भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किया, बेरोजगारी करा, सब कुछ। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी, सब कुछ है, बहुत सारे देशों में है। और आपकी मांग रेजिग्नेशन और सोशल मीडिया बैन के अपलिफ्टमेंट तक थी, वो पूरी हो गई, उसके बाद भी अराजकता है, इसका मतलब वो बहाना थे, उसका इस्तेमाल करके आपने सब कुछ किया। अब बात उन 7 लोगों की जो इसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, जिनकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन फलीभूत हुआ। कोई चेहरा नहीं है इस आंदोलन का, अब तक नहीं था। सारे लोग बाहर आते हैं, एकदम से पब्लिक बाहर आती है और अराजकता फैलती है। तो इसका मतलब कहीं से तो ऑर्गेनाइज हुआ होगा, किसी ने तो कहा होगा कि भैया इस तारीख को ये कार्यक्रम होगा। जो हजारों लाखों लोग सड़क पे निकल कर आए हैं, उनको बताया होगा ना कि भैया फला तारीख को आपको निकल के आना है, यहां इकट्ठा होना है, इसके लिए विरोध करना है। सोशल मीडिया पे भी अगर कैंपेन चलाया गया होगा, उसमें भी तो खर्चा हुआ होगा, कोई तो होगा ना पीछे। अब जो नाम निकल के आ रहा है वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति का नाम निकल के आ रहा है कि भैया वो है जो अब एक तरीके से नेपाल को आगे बढ़ाएगा, या कह सकते हैं नेपाल का नया मोहम्मद यूनुस कौन होगा। अब जो नाम निकल के आ रहा है वो आ रहा है बालेन शाह का। कौन है बालेन शाह? एक रैपर है, मात्र 34 साल का है, और टाइम्स मैगजीन में उसका नाम छपा हुआ है टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल के अंदर। फरवरी 2024 में अमेरिकन एम्बेसडर से भी वो मिल चुका है। देखिए ऐसे लोगों का पहले प्रोफाइल बढ़ाया जाता है, उन्हें बड़ा बनाया जाता है, भैया रैपर है, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी डेवलप की गई। आपने देखा यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की कॉमेडियन था, उसके शोज हिट हो गए, मशहूर हो गया, फिर उसको टैप किया गया, उसको तैयार किया गया। आज यूक्रेन की हालत देखिए। ऐसे ही बालिन शाह को तैयार किया गया, उसका प्रोफाइल बढ़ाया गया, उसे एक बालिन इफेक्ट कहा जाता है कि फरवरी 2022 में नेपाल के अंदर बालिन इफेक्ट आ गया था कि उसके पीछे जिंजी पागल हो गया था, तो वो तैयार किया गया। आज वो बालेन बोलते हैं तो पब्लिक चलती है पीछे, उसके लिए वो फैन फॉलोइंग तैयार की गई। ये एसेट ऐसे डेवलप किए जाते हैं कि भविष्य में इनका इस्तेमाल। और यही वो बालेन है जो कहता था कि जो सिंह दरबार है उसके अंदर आग लगा देनी चाहिए। सिंह दरबार वो है जो नेपाल की सरकार बैठती है। यही वो बालेन है जब आदि पुरुष पिक्चर रिलीज होती है नेपाल के अंदर, तो वो उसका विरोध करता है, और जब वहां की सुप्रीम कोर्ट उस पिक्चर को रिलीज होने देती है तो कहता है कि ये भारत के बिहेस्ट पे काम कर रही है, भारत के समर्थन से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसे डेवलप किया जा रहा था, उसका प्रोफाइल बढ़ाया जा रहा था, और आज काठमांडू का इंडिपेंडेंट मेयर उसे बनवाया गया, यानी राजधानी। नेपाल में ऐसा नहीं है ना भारत की तरह कि भैया दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, कई सारे बड़े बड़े शहर हैं, हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी है, बड़े बड़े राज्य हैं, तो आप एक राज्य में कुछ करेंगे तो जरूरी नहीं है दूसरे में हो। लेकिन नेपाल में बहुत कुछ काठमांडू के आसपास है, काठमांडू को आपने एक बार कैप्चर किया, आपने नेपाल को कैप्चर कर लिया एक तरीके से, और उसी को आप एक इंडिपेंडेंट मेयर दे देते हैं, और वो इस तरह की बात करता है, तो समझ आता है कि चीजें कब से शुरू हो गई थी, कब से तैयारी थी इस चीज के लिए। उसके बाद जो दूसरा नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है रवि लामिछेन। पत्रकार थे, स्टिंग ऑपरेशन से मशहूर हो गए, उसके बाद वो एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नेपाल के, अपनी पार्टी बनाई उसके बाद, क्योंकि वहां पे किसी को पूर्ण बहुमत तो मिलता नहीं,
कि अलग अलग पार्टियों के समर्थन से सरकारें बनती है, तो उस दौरान वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए थे। फिर वो जेल चले गए, और जेल चले गए डुअल सिटीजनशिप के मामले में, कि उनके पास दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता कहां की थी? अमेरिका की थी। तो यानी कि इनका भी कनेक्शन वहां से है, और आंदोलनकारियों ने अब जेल से छुड़वा लिया है, अब वो भी इस पूरे के पूरे खेल में शामिल हो गए। तो आप समझिए कहां से चीजें जुड़ रही हैं। उसके बाद जो नाम आता है वो आता है डोनाल्ड लू। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। बांग्लादेश में जो खेल हुआ था ना, उसमें भी डोनाल्ड लू का नाम था। शेख हसीना कहती थी ना कि मुझे एक गोरे से बात हुई है, उसने कहा कि मुझे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए और ऐसा है वैसा है, और मैंने नहीं माना तो मेरी सरकार गिर गई। वो गोरा डोनाल्ड लू था। आपने इमरान खान की बात सुनी होगी, मन से खड़ा होकर एक पर्चा लहराता था कि देखो 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 मेरे पास एक नाम है जिसने जिसकी वजह से इमरान खान फिर आज कहां है सबको पता है। वो भी डोनाल्ड लू है। यही डोनाल्ड लू पिछले साल 8 दिसंबर 2024 को नेपाल पहुंचता है। वहां अमेरिकन जो एम्बेसडर थे डीन आर थॉमसन, उनसे मुलाकात होती है, और तैयारियां शुरू तभी से हो गई थी। तभी से चीजें डेवलप की जा रही थी, बनाई जा रही थी, कि भैया कल को कुछ होता है तो यहां से इसका इस्तेमाल किया जा सके, एक लॉन्च पैड की तरह। भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, जिसके भी खिलाफ, जहां भी जैसे भी यूटिलिटी हो वैसा उसका इस्तेमाल किया जाए। खैर सरकार चली गई अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग कभी नेपथ्य में नहीं जाते, रिटायर नहीं होते, वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो वो जो चीज सेट करके गया था, आज वो नेपाल में आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक, नेपाल में एक एनजीओ है, हमी नेपाल। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है उसके लिए जो कॉल दी थी वो हमी नेपाल ने दी थी। उसका चलाता कौन है? उसको चलाता है सुदान गुरुंग। जो व्यक्ति आपको लाल घेरे में दिखाई दे रहा है वो सुदान गुरुंग है, फाउंडर है इस एनजीओ का। इस एनजीओ ने ही सब कुछ ये तैयार किया। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है ये सुदान गुरुंग के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके एनजीओ है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है हमी नेपाल। अब उसमें कौन कौन लोग, ये भी समझना बहुत जरूरी है। उसमें एक तीसरा व्यक्ति उसमें दूसरा व्यक्ति आता है दीपक भट्ट। इन्फिनिटी होल्डिंग्स नाम से एक कंपनी चलाता है, बड़ा आर्म्स डीलर है। इटालियन कंपनी के साथ आर्म्स डील में भी इसका नाम आ गया था, प्रोक्योरमेंट में। ये उसी हमी नेपाल का मेंबर है। तो आप देखिए किस तरह के टेंटेड लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको कहीं अराजकता करनी है, आपको कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको तो जरूरत तो ऐसे लोगों की होगी ना। कोई संत आदमी तो आगे नहीं काम करेगा, कोई ऐसा व्यक्ति तो आके काम नहीं करेगा जो अपना हाथ गंदा करने से डरता हो, जिनके हाथ पहले ही गंदे हो, जिनको आप कॉम्प्रोमाइज कर सके। अच्छा हमारा काम नहीं करोगे तो जेल जाओगे इस केस में, हमारा काम नहीं करोगे तो हम फला जगह आपको फंसा देंगे। वो कई बार मजबूर भी हो जाते हैं, कई बार अपने इंटरेस्ट की वजह से वो इन चीजों में कूद पड़ते हैं। तो हमी नेपाल से सुदान गुरुंग जुड़ा हो, हमी नेपाल से ऐसे ही दीपक दत्ता है वो जुड़ा है। एक तरीके से फाइनेंसियर मानिए, एक तरीके से बैकएंड का सपोर्ट मानिए। अब चेहरा बालेन जैसे लोग बनेंगे, अब चेहरा आपके रवि लमिछेन जैसे लोग बनेंगे। हैंडलर वहां से डोनाल्ड लू है, और फंडिंग यहां से हमें नेपाल जैसी संस्थाएं। तब जाकर कोई आंदोलन सफल होता। आंदोलन इसलिए सफल नहीं होता कि एक दिन जेनजीओ को आया, अरे यार मेरा सोशल मीडिया ऐप नहीं चल रहा, ट्विटर नहीं चल रहा है, फेसबुक नहीं चल रहा, क्या करूं यार, चलो सड़क पे उतरते हैं, केपी शर्मा ओली का घर जला देते हैं। सड़क पे होते हैं, पुष्प कुमार दोहल के घर के आगे प्रदर्शन कर देते हैं, फला की पत्नी को जला। ऐसा नहीं होता। पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड, पूरी तैयारी के साथ चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। उसके बाद जो अगला नाम आता है वो आता है आपका सुलभ अग्रवाल। शांखेर ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। कोविड में भी उसके बहुत सारे भ्रष्टाचार का मामला उसके सामने आया था, वो भी इस हमी नेपाल का मेंबर है। सुलभ अग्रवाल है, साहिल अग्रवाल है, ये लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और आखिरी नाम डॉक्टर संदुक रुइथ, हो सकता है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में कमी हो। आई सर्जन है, और ख्याति क्या है इनके नाम की, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैक्सेस अवार्ड विनर है। ऐसे लोगों की भी प्रोफाइल बढ़ाई जाती है। मान लीजिए हमी नेपाल से ऐसे लोग जुड़ेंगे तो उस एनजीओ की प्रोफाइल कितनी बड़ी हो जाती है। तब समझ आता है ना कि एनजीओ कहीं सरकार में दखल रख सकती है। आप फिर बहुत सारे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, फिर आप अपना कनेक्शन वेस्ट में स्थापित कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को इसमें जोड़ा गया और इस तरह की संस्थाओं को खड़ा किया जाता है, ताकि जब चाहे जब इस्तेमाल कर सके। और
जो ये संस्था है हामी नेपाल, अब इसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भैया ये क्रिश्चियन मिशनरीज के तौर पर भी काम करती है, ये क्रिश्चियन कन्वर्जन्स का भी काम करती है, उसको सपोर्ट करती है, डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर सपोर्ट करने के आरोप लगते रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से डोनाल्ड लू जैसे लोग हो, अब बालेन जैसे लोगों को तैयार किया गया, डुअल सिटीजनशिप वाला रवि हो, या ये पूरा का पूरा हामी नेपाल हो, ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए जो नेक्सस है ये तैयार किया जाता है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कुछ ऐसा नहीं है कि आसमान से उतरा जमीन पे कि इकोसिस्टम है कुछ, वो धीरे धीरे जाले की तरह एक दूसरे में चीजों को बुना जाता है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, उनके कनेक्शन सेटअप किए जाते हैं ताकि एक कड़ी एक्टिवेट हो, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, और ऐसे करते करते एक बड़ी जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको जा सके। ये पूरा का पूरा खेल होता है। यही नेपाल में हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से चुन चुनकर एक एक नेता के ऊपर हमला किया जा रहा है, जो वहां का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है कांतिपुर पब्लिकेशन, उसको जला दिया गया। अब भी रुक नहीं रहा है, दूसरा दिन भी अराजकता की भेंट चढ़ गया है। अब तो आपकी सारी मांगे पूरी हो गई, अब क्यों नहीं कर रहे, मान रहे, अब क्यों नहीं रुक रहे। अब बालेन भी कह रहा है नहीं नहीं मान जाइए, रुक जाइए, अभी से बात चल रही है, या शायद जहां तक है कि अंतरिम प्रधानमंत्री से बना दिया गया है। और ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद यूनुस एक बार बना, हट नहीं रहा, बालेन बनेगा, हटेगा नहीं उतनी आसानी से। और नाम बताया मैंने आपको, एक रवि लमिछेन, डुअल सिटीजनशिप का मामला है ना, में भी एक व्यक्ति के नाम ऐसा ही डुअल सिटीजनशिप का मामला चल रहा है। आपको क्यों लगता है कि सरकार पीछे क्यों हटती है, सरकार हाथ पीछे क्यों करती है? आप डालिए जेल में, अब देखिए क्या होगा फिर। आप लोग कहेंगे कि भैया 80 करोड़ लोग, 100 करोड़ लोग मोदी के साथ हैं, मात्र कुछ लाख लोग चाहिए होते हैं देश में अराजकता फैलाने के लिए। उतने लोग तो इकट्ठा कर सकता है ना वो व्यक्ति। सिर्फ 1 या 2% पब्लिक बाहर निकलेगी ना, वही इतनी अराजकता फैला देगी, सरकार कंटेन नहीं कर पाएगी। 26 जनवरी को अगर सरकार गोली चला देती लाल किले के ऊपर, तो वही होता जो आज नेपाल में हो रहा है। और नेपाल में भी क्या हुआ उसकी भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। गोली चली, 19 लोग मरे। बांग्लादेश में भी यही हुआ था ना, बाद में निकल के क्या है, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, गोली चलाई जमात ने। यहां पर भी यही हो रहा है, गोली चलाई जो आईएसआई के हैंडलर्स है, जो आईएसआई का तत्व है नेपाल के अंदर, बहुत एक्टिव है आईएसआई। बांग्लादेश में भी जो खेल हुआ वो वाया आईएसआई हुआ, और यहां पर भी आईएसआई का इस्तेमाल वेस्ट ने किया। और वही तत्व था जो भीड़ के अंदर घुसता है और उसे खूनी में तब्दील कर देता है। वही प्रयास था उनका 26 जनवरी के ऊपर। भारत में भी थे ना बहुत सारे लोग, पे बैठे थे बड़े बड़े एंकर बन के कि देखिए किसान को गोली मार दी गई है, न्यूज फैला दी थी ना, बाद में पता लगा ट्रैक्टर पलटने से वो किसान मरा है। एक बड़ा पत्रकार जो मोदी के विरोध में, जिसकी पूरी की पूरी आजीविका और पूरा करियर चला है। प्रयास तो तब भी था, लेकिन सरकार ने ना गोली चलाई और उस तरीके की खबरों को किस तरीके से मेंटेन किया, तब जाकर देश बचता है। और भारत में भी डुअल सिटीजनशिप वाला वो कह रहा है भैया मुझे गिरफ्तार करो, अभी वो नेता नहीं है, अभी पब्लिक उसके पीछे नहीं चल रही है। आप जिस दिन गिरफ्तार करेंगे उस दिन वो प्रोजेक्ट करेगा कि देखिए भारत में डिक्टेटरशिप है, मोदी ने विपक्ष के सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया, और फिर देखिए वेस्ट को क्या बहाना चाहिए और वो किस तरीके से इसमें कूद पड़ेगा। तो धीरे धीरे चीजों को लेकर चलना है, पब्लिक को समझाना है। ऐसे ही नहीं चला गया वो मलेशिया, कहीं से तो भनक लगी होगी कि पड़ोस में कुछ होने वाला है। देश में, देश के आसपास जब भी कोई बड़ी घटना होने वाली होती है, परिवार भारत में नहीं होता है, कहीं गायब हो जाता है, भाग जाता है। वही हुआ ना, नेपाल में कुछ होने से ठीक पहले वो व्यक्ति बाहर था। बांग्लादेश में जब कुछ होने वाला था तो वहां की खालिदा जिया की के बेटे से वो व्यक्ति मुलाकात करते हुए पता लग रहा था। हो रहा था ना खेल। भारत में निरंतर चल रहा है पिछले 6 से 7 साल से कम से कम। पहली बार मोदी जीते, तुक्का लगा, ठीक है जीत गया, अटल बिहारी भी जीत गए थे। दूसरी बार जीते, लगा वंस इन ब्लू मून हो गया, हजारों साल में एक बार होता है कि दोबारा कोई कांग्रेस के आगे जीत गया। लेकिन जब तीसरी बार ये लगने लगा कि अब दोबारा नहीं जीता जा सकता, तो आप देखिए इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ गई थी।
तो भारत में भी निरंतर तौर पर ये प्रयास होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन कामयाब होंगे या नहीं ये अलग बात है। और एक और चीज बता देता हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगेगा कि भैया अब चीजें स्तर से बाहर जा रही हैं, क्योंकि शक्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं साहब आपके पीछे, आपको 100 बार गोल बचाना है, उन्हें एक बार गोल मारना है। हो सकता है आप 100 उनके अटेम्प्ट फेल कर दें, कोई एक अटेम्प्ट भी अगर ऐसा लगा कि इस बार शायद कुछ है, मैं शर्त तौर पे कह रहा हूं प्रधानमंत्री संसद डिसॉल्व करा के दोबारा चुनाव करा देंगे। इसलिए कह रहा हूं प्रधानमंत्री की कामयाबी और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से पता है कि किस तरीके से काम करना है। पिछले 11 साल में अमेरिका में कितने राष्ट्रपति गए, इंग्लैंड में कितने गए, इजराइल में चेंज हो गए, ऑस्ट्रेलिया में चेंज हो गए, जापान में चेंज हो गए, पाकिस्तान में चेंज हो गए। अब वो 2 देश छोड़ दीजिए आप, रशिया और चाइना को छोड़कर आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, सिर्फ भारत एक ऐसा विरला उदाहरण रहा है जहां प्रधानमंत्री टिके रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चल रहा है देश के अंदर उस पर सबकी नजर रहे और प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व बना रहे। और बहुत सारे खुश हैं लोग आज भारत में कि अरे देखिए नेपाल में क्या हो गया, श्रीलंका में क्या हो गया, मालदीव्स में क्या हो गया, भारत में ना हो जाए बस ऐसा। वो संजय राउत लिख रहा है ना, बस भारत में ना हो जाए ऐसा। वंदे मातरम, राणा अयूब, इनके ऊपर भी एक वीडियो करूंगा कि कौन कौन है जो खुश हो रहा है। थे ना दल्लन टॉप जैसे न्यूज पोर्टल्स, उसमें बहुत सारे पत्रकार थे जब बांग्लादेश में आग लगी थी, तो भैया अरे युवाओं की क्रांति आ गई है। और ऐसा ही हो रहा है, सोशल मीडिया पर जाकर देखिए किस तरीके से नेपाली हैंडल एकदम से कहां से इतने सारे एक्टिव हो गए। आप कोई भी पोस्ट कीजिए उसके अंदर कोई ना कोई नेपाली आके आपको कमेंट करता मिलेगा। वो जब है जब नेपाल के अंदर सोशल मीडिया बैन हो गया था, ट्विटर बैन हो गया था, सब कुछ बैन हो गया था, तब भी आपको इतने सारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि जानबूझकर ये हैंडल्स बाहर से तैयार किए गए, बनाए गए, बैठाए गए, करो इस काम पे। और भारत में बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को प्रोपोगेट करना, फैलाना। और इस वीडियो से ठीक पहले वाली वीडियो देखिएगा आप मेरे इसी चैनल की, मैंने आपको बताया था कि भारत में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका इस्तेमाल कर कर भारत में नेपाल बांग्लादेश जैसी अराजकता करने का प्रयास है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, 1.5 लाख से ऊपर वो वीडियो चली गई है, लेकिन नेपाल में होने से 4 दिन पहले का वो प्रोडक्शन है कि भारत में क्या तैयारी है, उसकी बानगी, उसका ट्रेलर आपको नेपाल में दिखाई दे रहा है। इसलिए कह रहा हूं सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये 7 लोग थे, और भी जो भी इसमें प्लेयर्स निकल के आएंगे उनकी भी जानकारी आपके साथ लेके आता रहूंगा। लेकिन समझिए खेल बड़ा है और खत्म नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।